Class 10 History Nationalism in India Part 2 Differing Strands with the Movement। अब जैसे जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फैलता गया वैसे वैसे समय के साथ साथ इसका जो मेन एजेंडा था वो कहीं खोता गया और लोग अब अपने हिसाब से इसका डेफिनेशन सेट करने लगे। तो इट ऑल बिगन इन जनवरी 1921। Many social groups participated in it. Everyone answered the call of Swaraj, but each had their own aspiration. हर किसी ने स्वराज की बात को रिस्पॉन्ड किया, हर कोई स्वराज चाहता भी था, लेकिन इसके साथ साथ हर किसी की कुछ अपनी उम्मीदें भी थी, एस्पिरेशंस भी थे। लेट अस सी। पहले बात करेंगे द मूवमेंट इन टाउन्स की। अब जहाँ तक बात टाउन्स की है तो मिडिल क्लास टुक अप द फाइट फॉर स्वराज। टाउन्स के अंदर इसको लीड किया मिडिल क्लास ने। उन्होंने स्वराज की बात को रिस्पॉन्ड किया और इसको अपने कंधों पे ले लिया। स्टूडेंट्स इन थाउजेंड्स लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट रन करती थी। हेड मास्टर्स, टीचर्स रिजाइंड एंड लॉयर्स गिव अप प्रैक्टिसेस। फिर वो उन स्कूल कॉलेजेस के हेड मास्टर हो, टीचर्स हो या फिर वकील हो, हर किसी ने रिज़ाइन कर दिया या तो अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। द इलेक्शन टू द काउंसिल्स वर ऑल्सो बॉयकॉटेड बाय द इंडियंस। इसका इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या इम्पैक्ट रहा? तो फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड, फॉरेन क्लॉथ बर्न्ट, पीपल डिस्कार्डेड वेयरिंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स। फॉरेन जो गुड्स थे उनको बॉयकॉट कर दिया गया, लोग उनको अब नहीं खरीद रहे थे। जो लिकर शॉप्स थी, दारू की जो दुकानें थी, उनको लूटा गया। फॉरेन क्लॉथ को जला दिया गया और लोगों ने फॉरेन कपड़े या चीज़ों को पहनना बंद कर दिया। इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स इंक्रीज प्रोडक्शन टू मीट द डिमांड। और जो गैप खड़ा हुआ था फॉरेन क्लॉथ के बॉयकॉट के बाद, उसको पूरा करने के लिए इंडियन फैक्ट्रीज़ ने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया था। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 21 एंड 22। जितना भी फॉरेन क्लॉथ हम लाते थे तो साल 1921 से 22 के बीच में क्या हुआ, वो लगभग उसका आधा हो गया। इट्स वैल्यू ड्रॉप्ड फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। उसकी जो वैल्यू थी 102 करोड़ की उस समय, उसकी अब हो गई थी सिर्फ 57 करोड़, यानी ब्रिटिशर्स को अराउंड 50% उसका लॉस हुआ। लेकिन धीरे धीरे द मूवमेंट स्लोड डाउन। कहीं ना कहीं मूवमेंट अपनी गति को खोता गया। उसके बहुत सारे रीजंस थे। पहला था खादी वॉज मोर एक्सपेंसिव देन द मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ एंड द पुअर कुडंट अफोर्ड इट। खादी उस समय महंगा था, हाथ से बनाया जाता था इसीलिए, और जो मिल्क का कपड़ा होता था इट वॉज मास प्रोड्यूस्ड, सस्ता भी था और गरीब लोग खादी के कपड़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इन द एब्सेंस ऑफ फूड, इंडियन इंस्टीट्यूट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जॉइंट दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। खाने की कमी होने लग गई तो जिन जिन लोगों ने अपनी नौकरियां या पढ़ाई छोड़ी थी सब ने वापस ज्वाइन कर ली, और फिर लॉयर्स ने भी कोर्ट में जाना शुरू कर दिया जो पहले नहीं जा रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। द मूवमेंट इन द कंट्री साइड। अब बात करेंगे मूवमेंट गाँव की तरफ। गाँव की तरफ किसने लीड किया? द नॉन कॉपरेशन टूक ओवर द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने जो पीजेंट्स का स्ट्रगल था उसको टेक ओवर कर लिया। ईच स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट अ डिफरेंट टारगेट। उन्होंने नॉन कॉपरेशन तो हाथ में लिया, लेकिन अपने अपने ढंग से वो उसको कर रहे थे। तो हर एक ग्रुप का जो स्ट्रगल था वो अलग टारगेट से चल रहा था। सम स्ट्रगल्स बिकेम वायलेंट विच वॉज अगेंस्ट गांधीयन प्रिंसिपल। और कहीं कहीं पे स्ट्रगल्स तो वायलेंट भी हो गए, मारामारी भी हुई, और जो गांधी का जो आइडियोलॉजी था नॉन वायलेंस, पीसफुलनेस, वो कहीं ख़त्म हो गया वहाँ पे। लेकिन एक और प्रॉब्लम क्या थी कि ऑल दी एक्शंस वर टेकन इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी। चाहे वो फिर लड़ाई हुई हो या फिर अग्रेसिवनेस दिखाई गई हो, सब कुछ महात्मा गांधी के नाम पर ही होता गया। द पीजेंट मूवमेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एस्पिरेशन इंटरप्रिटेशन एडवोकेटेड वायलेंट। और जो पीजेंट मूवमेंट्स थे हर एक की एस्पिरेशन अलग थी, उसके समझने का ढंग, इंटरप्रेट करने का ढंग अलग था, तो वो वायलेंस को बढ़ावा देने लग गए। पीजेंट्स परसुएडेड पीपल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। हाँ, इसमें एक चीज़ क्या हुई
कि पीजेंट्स ने लोगों से कहा कि आप खादी को पहनिए और पीना छोड़ दीजिए। अब बात करेंगे पर्टिकुलरली अवध पीसेंट्स की। अवध का जो इलाका था उस समय बिहार साइड, तो अवध पीसेंट्स दे वर लेड बाय बाबा रामचंद्र अगेंस्ट तालुकीदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड हाई रेंट्स। तालुकीदार्स एजेंट्स थे ब्रिटिशर्स के, और लैंडलॉर्ड्स ज़मींदार जिसे कहते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़मीनों का बहुत ही ऊंचा रेंट मांगते थे। तो बाबा रामचंद्र ने पीजेंट्स को उनके खिलाफ लीड किया। फोर्स देम टू डू बेगर एंड वर्क और लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट। अब ये क्या करते थे, अगर आप रेंट नहीं भर पाते थे तो आपको बेगर करना पड़ता था, यानी आपको उसके वहाँ पे सालों साल काम करना पड़ता था, या फिर विदाउट पेमेंट। टेनेंट्स हैड नो सिक्योरिटी ऑफ रेवेन्यू एंड दे वर रेगुलरली इवेक्टेड। जो टेनेंट्स होते हैं ना, रेंटी, जिन्होंने वो ज़मीन रेंट पे ली है, तो उनके पास रेवेन्यू का कोई सिक्योरिटी नहीं था। वो कमाते वो सारा चला जाता था उनको, ज़मींदारों को, और उन्हें समय समय पर वहाँ से निकाल दिया जाता था। द पेजेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेगर एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। पीजेंट्स ने 3 डिमांड रखी। पहला, रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए जो हम भरते हैं। दूसरा, बेगर सिस्टम को बंद किया जाए, फ्री में काम करने वाला। और तीसरा, जितने भी अत्याचारी ज़मींदार थे सभी का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। एंड देयरफॉर दे ऑर्गेनाइज द नाई धोबी बंद। नाई इज़ द बार्बर, धोबी इज़ द वॉशरमैन। उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, ना कपड़े धुलते थे ना बाल कटते थे। तो इस तरह से उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था अवध में। इन 1920 Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh talking to villagers and trying to understand their grievances. साल 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध के गांव-गांव में घूमे, विलेजर्स से उन्होंने बात की, उनकी समस्याओं को सुना। अक्टूबर के अंदर द अवध किसान सभा वॉज सेटअप बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। अक्टूबर महीने के अंदर क्या हुआ, अवध किसान सभा को लॉन्च किया गया। उसके फाउंडर मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। एंड विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर ही अवध किसान सभा की लगभग 300 ब्रांचें खुल गई थी अलग अलग गांवों में। ट्राइबल पेजेंट्स, अब बात करेंगे आदिवासी किसानों की। इन द गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट्स स्प्रेड इन 1920। आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है वहाँ पे जो गुडम हिल्स हैं, पहाड़ी इलाके जितने भी थे, वहाँ पे मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट शुरू हो गए थे 1920 में, यानी गुरिल्ला वॉरफेयर, छुप छुप के हमला करना शुरू हो गया था। द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड द लार्ज फॉरेस्ट एरिया, प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल वुड और फ्रूट्स। वहाँ की सरकार ने क्या किया था, फॉरेस्ट एरियाज़ के बहुत सारे हिस्सों को क्लोज कर दिया आम लोगों के लिए। लोग वहाँ पर जा नहीं सकते थे और ना ही अपने जानवर ले जा सकते थे ग्रेज करने के लिए, ना वहाँ से लकड़ी इकट्ठा कर सकते थे और ना ही फ्रूट्स। एंड दिस एनरिच द हिल पीपल। आदिवासी जो वहाँ रहते थे हिल्स पे, उनको इससे बहुत गुस्सा आया क्योंकि उनकी जीविका ही इससे चलती थी। नाउ व्हेन द गवर्नमेंट फोर्स देम टू डू बेगर फॉर रोड बिल्डिंग, द हिल पीपल रिवोल्टेड। जब सरकार ने उन्हें फोर्स किया कि भाई आप फ्री में यहाँ काम करिए रोड बनाने में, तो लोगों ने उसका विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया। दे वर लेड बाय अल्लूरी सीताराम राजू। इनके नेता कौन थे, अल्लूरी सीताराम राजू। ही टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, सेड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड परसुएडेड पीपल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी की महानता के बारे में बात करते थे। वो ये कहते थे कि ही वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड ही परसुएडेड द पीपल। उन्होंने लोगों से आग्रह किया, उनको मनाया कि वो खादी पहने और पीना छोड़ दे, लिकर पीना छोड़ दे। ही asserted them that India could be liberated only by the use of force and attacked police stations, attempted to kill British officers and carried out guerrilla warfare for achieving स्वराज। उन्होंने ये मान रखा था कि अगर भारत को आज़ाद करना है तो वो सिर्फ फोर्स के ज़रिए ही हो सकता है। इसके चलते पुलिस स्टेशन पे हमला, सरकारी अधिकारियों को मारना, गुरिल्ला वॉरफेयर को कैरी आउट करना, स्वराज हासिल करने के लिए उनका तरीका था। बट राजू वॉज कैप्चर्ड
and executed in 1924. The movement in plantations. अब यहाँ पे वर्कर्स हैड देयर ओन आइडिया ऑफ स्वराज. वर्कर्स का अपना कॉन्सेप्ट था स्वराज का. उनका एजिटेशन एक एग्जांपल दिया हुआ है कि प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम एजिटेटेड फॉर द राइट्स टू मूव फ्रीली एंड नॉट टू बी कन्फाइंड टू द गार्डन्स दे वर्कड इन. प्लांटेशन वर्कर्स जो आसाम में थे उनका ये डिमांड थी कि उन्हें हर जगह आने दिया जाए फ्रीली, उन्हें बस अपने गार्डन्स में बंद करके न रखा जाए. द ब्रिटिश दस पास्ड एन इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट इन 1859 विच प्रिवेंटेड देम फ्रॉम लिविंग द प्लांटेशन विदाउट परमिशन. अब इसके चलते ब्रिटिशर्स ने क्या रिस्पॉन्स किया, उनको सपोर्ट करने की जगह एक नया लॉ पास कर दिया, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859, जिसके ज़रिए अब अगर उन्हें प्लांटेशन छोड़ना भी है तो दे वुड रिक्वायर परमिशन. अब इसका एक सामने अलग ही रूप दिखा लोगों में. पीपल स्टार्टेड रेजिंग स्लोगन्स डिमांडिंग स्वतंत्र भारत और इंडिपेंडेंट इंडिया एंड दे चांटेड गांधीज नेम एंड इमोशनली रिलेटेड टू नॉन कोऑपरेशन. उन्होंने गांधी का नाम लिया और भावुक ढंग से इस मूवमेंट से जुड़ गए. देयर आइडेंटिफिकेशन विद गांधी एंड मूवमेंट वेंट बियॉन्ड देयर लोकल यूनिट्स. अब गांधी के साथ इनका जुड़ाव, मूवमेंट के साथ इनका जुड़ाव इनके यूनिट तक सीमित नहीं रहा, वो उससे बाहर भी चला गया था. दे बिलीव्ड गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन देयर लैंड इन देयर ओन विलेजेस. उनका ये मानना था कि गांधी का राज आ रहा है और हर किसी को अपने अपने गांव में ज़मीनें मिलेंगी. द ब्रिटिश दस पास्ड एन इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 which prevented them from leaving the plantation without permission. Their agitation took the form of leaving the plantation and moving towards their village. अब एजिटेशन क्या था उनका, उन्होंने किस तरह इसको लड़ा कि वो ज़बरदस्ती प्लांटेशन को छोड़ा उन्होंने और अपने अपने गांव की तरफ चलने लगे. इसका परिणाम क्या हुआ, दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बिटन अप. पुलिस ने उनको पकड़ा और बड़ी बेदर्दी से उनको मारा था. The non-cooperation movement was called off by Gandhiji in 1922 due to the चौरी चौरा इंसिडेंट नियर गोरखपुर. अब हुआ क्या था, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जब एक प्रोसेशन जा रहा था तो पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज कर दिया. गुस्से में आए लोगों ने चौरी चौरा नाम की जगह है गोरखपुर के अंदर. 1922 को क्या हुआ, वो रात थी जब अराउंड 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया पुलिस स्टेशन के अंदर. गांधी इससे दुखी हुए और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया. तो दिस वाज द मेन रीज़न एज टू व्हाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ. टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, सेक्शन C. After the withdrawal of the non-cooperation movement, the Congress leaders wanted to end mass struggle and fight British rule by participating in elections to the provincial councils set up in 1919 by Government of India. जब ये देखा कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो बंद हो गया, गांधी ने इसको बंद कर दिया है, तो कांग्रेस लीडर्स को इस मास स्ट्रगल को बंद करना था और ब्रिटिश रूल को एंड भी करना था. तो उन्होंने सोचा इट इज़ बेटर टू गो इन दी असेंबली एंड डू दैट. तो उन्होंने इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर ली थी प्रोविंशियल काउंसिल्स की, जिसको ब्रिटिश ने सेट किया था 1919 में. इसके चलते एक स्वराज पार्टी को बनाया गया. नाउ C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू फाउंडेड दी स्वराज पार्टी विद इन दी कांग्रेस. याद रहे उस समय कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी, इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन. इट वॉज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस. इसके अंदर ही एक पार्टी बनाई गई, स्वराज पार्टी. C.R. दास और मोतीलाल नेहरू इसके फाउंडर्स थे एंड दे वांटेड टू फाइट इलेक्शंस फॉर द काउंसिल्स एंड डिमांड रिफॉर्म्स. यंग लीडर्स, और उस समय जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस सब यंग लीडर्स थे एंड दे प्रेस्ड फॉर फुल इंडिपेंडेंस. इनको ऑटोनॉमी नहीं चाहिए थी, दे वांटेड फुल और कंप्लीट इंडिपेंडेंस. Now there were two factors that shaped India's politics towards late 1920s. दो फैक्टर्स थे जिसने भारत की राजनीति को एक रूप दिया 1920 के दौरान. There was worldwide economic depression due to World War I. हर देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी थी. एग्रीकल्चर प्राइसेस टच बॉटम बिटवीन 26 and 30. एग्रीकल्चर की जो प्राइसेस थी वो अपने सबसे निचले स्तर पे आ गई थी 26 और 30 के दौरान. फार्मर्स कुड नॉट सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड द कंट्री साइड वाज इन टर्न आउट. किसान अपनी उपज को नहीं बेच पाए थे और गांवों का हाल बहुत ही बुरा था. द ब्रिटिश काउंसिल, अ स्टैट्यूटरी कमीशन
अंडर सर जॉन साइमन इन 1927 केम टू इंडिया। एक कमीशन भारत आया था सर जॉन साइमन के अंडर में, जिसे साइमन कमीशन कहा गया, साल 1927 में। इट वॉज टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। उसको क्या टारगेट दिया गया कि भाई आप जाइए और देखिए कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। जैसे ये कमीशन भारत आया, इसका पूरे जोर के साथ विरोध किया गया, क्योंकि द कमीशन वॉज ऑल वाइट एंड नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर। इसमें सब ब्रिटिश थे, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसलिए लोगों को लगा कि ये फिर से नाइंसाफ़ी ही होगी, क्योंकि ये रिपोर्ट अच्छी ही देंगे, हमारे बारे में कुछ सोचा जाएगा नहीं। इंडियन रिएक्शंस टू साइमन कमीशन। अब भारत ने इसको रिएक्ट कैसे किया? यूनानिमस एंड इमीडिएट कमीशन ग्रीटेड विद साइमन गो बैक स्लोगन्स व्हेन दे अराइव्ड इन इंडिया 1928। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, 27 में बना, 28 में भारत आया, तब साइमन गो बैक के नारे लगे और इसका विरोध सब पार्टी ने किया था। ऑल पार्टीज डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द साइमन कमीशन, चाहे वो फिर कांग्रेस हो, फिर इसमें नई पार्टी बनी थी मुस्लिम लीग, हु रिप्रेजेंटेड दी मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, ऐसा उनका कहना था। तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हर पार्टी ने इसका विरोध किया एंड दे ऑल डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट दी साइमन कमीशन। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू 1928। जब अंग्रेजों ने चैलेंज दिया कि भाई आप ऐसा है तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना के दिखाओ, तो इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया और साल 1928 के अंदर अंडर लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड। अब उसको नाम दिया गया था नेहरू रिपोर्ट। द फेमस नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द लाइन्स ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन अब उसमें हुआ क्या था कि जो नेहरू रिपोर्ट बहुत ही फेमस रिपोर्ट माना जाता है उस समय का, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें ये बताया गया कि दे वुड रूल बाय देयर ओन, लेट ब्रिटिश बी द इंचार्ज, यानी ग्रांटिंग डोमिनियन स्टेटस, यानी इंडियंस वुड रूल देमसेल्व्स बट ब्रिटिशर्स स्टिल वुड बी द हेड ऑफ द कंट्री। नाउ एट द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस which was held from 29 to 31st December 1929, the Congress adopted the resolution of complete independence for India as its goal. जब देखा कि नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया, तो लाहौर सेशन के दौरान जो हुआ था 29 से 31 दिसंबर में 1929 को, तो कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। उस सेशन के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। ही होस्टेड द इंडियन ट्राई कलर ऑन 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत का तिरंगा चरखे वाला उस समय जो था उसको होइस्ट किया था एंड डिमांडेड पूर्ण स्वराज। एंड इट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड दैट 20 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे और पूर्ण स्वराज डे। उन्होंने 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर कर दिया कि दिस वुड बी आर इंडिपेंडेंस डे। सो महात्मा गांधी गेव द कॉल फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके चलते फिर गांधी ने, नॉन कॉपरेशन तो बंद हो गया था, तो गांधी ने फिर कॉल आउट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। ही चोज सॉल्ट एज द सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ द टेक्स ऑफ द नेशन। उन्होंने किसको चुना इसका सिंबल? नमक को, क्योंकि नमक तो हर कोई यूज़ करता था और इससे यूनिटी का सिंबल बताया गया। ही डिक्लेयर्ड दैट द सॉल्ट टैक्स इम्पोज्ड वाज द मोस्ट इनह्यूमन एक्ट दैट द इनह्यूमैनिटी ऑफ मैन कुड डिवाइस। उन्होंने ये कहा कि जो सॉल्ट टैक्स लाया गया है, जिसको इम्पोज किया गया था, वो सबसे इनह्यूमन एक्ट है, यानी वो एक अमानवीय एक्ट है, क्योंकि सॉल्ट तो एक बेसिक नेसेसिटी है और इसको हर कोई उपयोग करता है और इससे बेकार चीज़ कुछ हो नहीं सकती थी। बिफोर स्टार्टिंग द मूवमेंट ऑन 31 जनवरी 1930 ही रोट अ लेटर टू देन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन मेकिंग 11 डिमांड्स। इस मूवमेंट को शुरू करने से पहले गांधी ने एक पत्र लिखा उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को। उन्होंने 11 डिमांड्स उसमें रखी थी। अब गांधी की डिमांड्स जो थी, इट कवर्ड एवरी क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट टू पेजेंट्स। गांधी ने सभी के बारे में सोचा, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, पेजेंट्स हो, और 11 डिमांड्स रखी। कहा कि आप इसको फुलफ़िल करिए तो हम मूवमेंट शुरू नहीं करेंगे, अगर आप फुलफ़िल नहीं करते तो वी विल लॉन्च द मूवमेंट। एक तरीके से धमकी थी ये। नाउ व्हाई सॉल्ट? गांधी ने नमक को क्यों चुना? क्योंकि सॉल्ट इज कंज्यूम बाय बोथ द रिच एंड द पुअर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड एंड द गवर्नमेंट हैड द मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। याद रहे
नमक को कोई और नहीं बना सकता था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये राइट था कि वो नमक को बना सकते थे. एंड महात्मा गांधी कॉल्ड टैक्स ऑन सॉल्ट एज द मोस्ट रिप्रेसिव एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इसमें डांडी मार्च का जिक्र है. गांधी जी ने विथ हिज 78 फॉलोअर्स साबरमती आश्रम से दांडी की पद यात्रा उन्होंने ली थी, जो लगभग 24 माइल्स की थी. एंड एवरी डे दे कवर्ड अराउंड 10 माइल्स. 240 माइल्स की यात्रा थी. एवरी डे दे कवर्ड 10 माइल्स के अराउंड. Newspapers carried day-to-day report of the effect of Gandhiji's speeches on the villages he's passed through. अब गांधी के साथ साथ उनके 78 फॉलोअर्स भी थे. साबरमती से निकले थे, दांडी तक पहुंचना था. तो गांधी के साथ जहाँ जहाँ से गांधी निकलते थे वहाँ से लोग उनसे जुड़ते, उनकी भाषणों को सुनते थे, उनकी रैलियों को अटेंड करते थे. और न्यूज़पेपर भी गांधी के साथ घूमते रहते थे, यानी प्रेस रिपोर्टर्स. और वो गांधी जी की जो स्पीचेस थी उसका जो इफेक्ट था वो लोगों को लगातार बताते रहते थे. इट इज़ सेड दैट 300 गुजरात ऑफिशियल्स रिजाइंड देयर पोस्ट इन आंसर टू गांधीजी's अपील. ऐसा माना गया कि गांधी के कहने पे लगभग 300 गुजराती अधिकारियों ने अपनी अपनी नौकरियां छोड़ दी थी. एंड ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी रीच दांडी. 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी पहुँचे. दांडी वॉज अ स्मॉल विलेज ऑन द गुजरात सी कोस्ट. समुद्र किनारे पहुँचे दांडी पे 6 अप्रैल 1930 को. उन्होंने फॉर्मल ढंग से सॉल्ट लॉ को तोड़ा बाय मैन्युफैक्चरिंग बाय बॉइलिंग द सॉल्ट वाटर ऑफ द सी एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट. उन्हें नदी के समुद्र के पानी को उबाला और नमक बनाया. इसको उन्होंने दिखाया कि भाई सी आई कैन ऑल्सो मेक इट एंड आई एम ब्रेकिंग योर लॉस. इट वॉज अ गोल्डन मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट. अ पिंच ऑफ सॉल्ट दैट शूक अ माइटी किंगडम. नमक की एक चुटकी जिसने इतने बड़े भारी भरकम साम्राज्य को हिला दिया था. एंड दस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगेन दिस जंक्शन. और इसके साथ ही इस सॉल्ट सत्याग्रह के साथ ही अपना सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू हो गया. डिफरेंस बिटवीन द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दोनों में फ़र्क क्या था? द फर्स्ट मूवमेंट बिटवीन 1922 attempted to bring the government to a standstill by non-cooperation with the administration. फर्स्ट मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था नॉन कोऑपरेशन का साल 1920 से 22 के बीच में, वो इसलिए किया गया था, इट वॉज एन अटेम्प्ट मेड बाय द इंडियंस टू होल्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट. उनके कामकाज को ठप करना था. द सेकेंड मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया गया था. इट वॉज एम्ड एट पैरालाइजिंग द गवर्नमेंट बाय परफॉर्मिंग इलीगल एक्ट्स. अब आपको सिविल डिसोबीडियंस यानी पूरी तरह से उसका विरोध करना था. और इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप उनके गवर्नमेंट को ही पैरालाइज करने की सोच रहे हैं. उन्होंने जो लॉ बनाए हैं उसको तोड़ने की बात थी सारे. थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वायलेटेड द सॉल्ट लॉ एंड द डेमोन्स्ट्रेटेड बिफोर द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज. हज़ारों की संख्या में लोगों ने इसका वायलेशन किया और गवर्नमेंट फैक्ट्रीज के सामने सभी ने सॉल्ट बनाया था बतौर एक विरोध के. नॉट ओनली सॉल्ट लॉज वर ब्रोकन, सिर्फ नमक का कानून नहीं तोड़ा गया. बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड लिकर शॉप्स ऑल्सो टुक प्लेस. विमेन, स्टूडेंट्स एंड यूथ प्लेड अ मेजर रोल इन द बॉयकॉट. इसके साथ साथ फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स को लूटा गया था, बॉयकॉट भी किया गया था. विमेन, स्टूडेंट्स और यूथ सभी ने इस बॉयकॉट में बड़ा रोल प्ले किया था. Peasants refused to pay taxes, revenue and the चौकीदारी tax. Forest laws were violated in many places and people entered the reserved forest to collect wood and graze their cattle. यानी जो जो लॉ बनाए सभी लॉ को तोड़ा गया. अब इसके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने एक्शन क्या लिया? What was the action taken by the British government? Giving into action and arrested the Congress leaders one by one. जब देखा कि भाई बहुत नाटक हो रहा है तो कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना जाने लगा. जवाहरलाल नेहरू वॉज अरेस्टेड ऑन 14 अप्रैल. नेहरू को अरेस्ट किया गया 14 अप्रैल को.
On 23rd April 1930, Khan Abdul Ghaffar Khan, a staunch follower of Gandhi, led a mass demonstration of Khudai Khidmatgar, or known as Red Shirts, was arrested. 14 को नेहरू अरेस्ट हुए. 23 अप्रैल 1930 को खान अब्दुल गफर खान, एक पक्का गांधीवादी व्यक्ति, गांधी का फॉलोवर, उन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम से एक डेमोन्स्ट्रेशन लॉन्च किया, ऑल्सो नोन एज द रेड शर्ट्स, सभी लाल कपड़े में थे, एंड ही वॉज अरेस्टेड. द सोल्जर्स ऑफ द गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू फायर ऑन द अनआर्म्ड क्राउड हु फोर्स द आर्मर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग ब्रेवली. अब गढ़वाल रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे उन्होंने लोगों पे फायरिंग करने से मना कर दिया, यानी म्यूटिनी हो गई, सेना में भी विद्रोह हो गया, और जो हथियारबंद गाड़ियाँ थी उनको भी लोग सरपास होके निकल गए. पुलिस फायरिंग भी उन्होंने बड़े ब्रेवली फेस की. ऑन 4 May 1930 गांधी वॉज अरेस्टेड, विच लेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक द पुलिस स्टेशन, म्यूनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस. 4 मई 1930 को गांधी को भी अरेस्ट किया गया. इसके विरोध में शोलापुर के अंदर वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, हड़तालें कर दी और हमला भी कर दिया. पुलिस पोस्ट पे हमला हुआ, म्यूनिसिपल बिल्डिंग पे हमला हुआ, कोर्ट्स पे हमला हुआ और रेलवे स्टेशन पे भी हमला हुआ. A frightened and shaken British government responded with a policy of brutal repression and about 1 lakh people were arrested. अब अंग्रेज सरकार काफ़ी डरी हुई थी, हिल भी गई थी, तो उन्होंने अपनी पुरानी स्ट्रेटजी ब्रूटल रिप्रेशन को फॉलो किया, यानी बे इंतहा अत्याचार, यानी हद से ज़्यादा अत्याचार हुए और लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर दिया गया. द गवर्नमेंट ट्राइड टू डिफ्यूज द सिचुएशन बाय मेकिंग वाइसरॉय लॉर्ड इरविन टू साइन अ पैक्ट कॉल्ड द गांधी इरविन पैक्ट ऑन 5 मार्च 1931. गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की और एक अग्रीमेंट साइन हुआ, पैक्ट साइन हुआ लॉर्ड इरविन, द वाइसरॉय और महात्मा गांधी के बीच. कब हुआ ये? 5 मार्च 1931. और इसके बाद गांधी ने अग्री किया टू अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड द गवर्नमेंट अग्री टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स. गांधी ने ये शर्त को माना कि ही विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस इन लंदन नोन एज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, और बदले में सरकार ने क्या कहा कि वी विल रिलीज ऑल द प्रिजनर्स. गांधी जी अटेंडेड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि फर्स्ट को तो ऑलरेडी बॉयकॉट कर दिया गया था कांग्रेस ने दिसंबर 1931 में. बट ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड एंड रिज्यूम्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. लेकिन जब वो लौटे वापस लंदन से तो उनको डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि वहाँ पे कोई बात बनी नहीं और सिविल डिसोबीडियंस को उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया. लेकिन हुआ क्या? द मूवमेंट कुड ओनली लास्ट फॉर अ ईयर एंड बाय 1934 इट हैड लॉस्ट इट्स मोमेंटम. मूवमेंट सिर्फ 1 साल चल पाया बाद में और फिर अपनी मोमेंटम या गति को खो चुका था वो. कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल. ब्रिटिश ने क्या किया? कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया. मोस्ट ऑफ इट्स लीडर्स इंक्लूडिंग नेहरू एंड अब्दुल गफर खान वर पुट इन जेल. ऑल बॉयकॉट्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड मीटिंग्स वर स्टॉप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट. अब मूवमेंट सब ने कैसे देखा वो हमने आगे देखा है. Now स्वराज meant to different social groups who joined the civil disobedience movement. स्वराज का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग था जिन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन किया. कंट्री साइड में क्या था, गांव में परिस्थिति क्या थी? मैनी एक्टिविस्ट वर द रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक दी पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ यूपी. अब इस मूवमेंट को लीड करने वाले बहुत से अमीर ग्रुप्स थे, रिच कम्युनिटीज़ थी, फार्मर्स थे, चाहे वो गुजरात के पाटीदार हो या यूपी के जाट. दे वर मोस्टली प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स badly affected by trade depression and falling prices and hence they could not pay the revenue demands of the government. उन्होंने मूवमेंट इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो टैक्स नहीं भरना चाहते थे, क्योंकि ये मोस्टली कमर्शियल क्रॉप के प्रोड्यूसर्स थे, शुगर केन है, कॉटन है, इनके प्रोड्यूसर्स थे. और ट्रेड डिप्रेशन जो हुआ था उस समय वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, इट बैडली अफेक्टेड देयर एग्रीकल्चर. प्राइसेस लगातार गिर रही थी और वो टैक्स नहीं कर पा रहे थे. लेकिन गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस द रेवेन्यू टैक्स. गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस करने से मना कर दिया एंड हेल्स इट रिजल्टेड इन पीजेंट्स ज्वाइनिंग द नेशनल. इसका परिणाम क्या निकला कि भाई पीजेंट्स ने नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया. नाउ द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस वाज रिलेटेड टू देयर ग्रीवियंसेस
एंड डिमांड फॉर रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू टैक्सेस। उनकी दो मुख्य प्रॉब्लम थी, एक थी ग्रीवियंसेस कंप्लेंट्स थी, और दूसरी क्या कंप्लेंट थी, और दूसरी क्या थी कि वो चाहते थे उनका टैक्स घटे। नाउ दे वर ग्रेटली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931। लोगों को काफ़ी गुस्सा आया कि गांधी ने मूवमेंट बंद कर दिया था 1931 में, क्योंकि ना ही टैक्स कम हुए थे, ना ही कोई उनकी बात सुनी गई। और जब 32 में दोबारा लॉन्च किया गया इस मूवमेंट को, उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया। द पुअर, द डिप्रेशन मेड देम अनेबल टू पे द रेंट टू लैंडलॉर्ड्स, देयर ओन इनकम dwindled स्विफ्टली। डिप्रेशन की वजह से वो लैंडलॉर्ड्स को रेंट नहीं दे पा रहे थे, उनकी इनकम लगातार ख़त्म होती जा रही थी। दे वॉन्टेड द कांग्रेस टू हेल्प देम इन गेटिंग द अनपेड रेंट रेमिटेड। वो चाहते थे कांग्रेस की मदद करे कि जो रेंट भरना बाकी है उसको माफ़ किया जाए, लेकिन वैसा नहीं हो पाया, तो उन्होंने भी मूवमेंट ज्वाइन करने से मना कर दिया। फिर बिजनेस क्लास ने, नाउ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मर्चेंट्स हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उस समय ब्रिटिशर्स ने अलाउ किया सबको कि भाई आप अपने प्रोडक्शन शुरू करिए, है ना, तो इससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि वॉर चल रहा था तो हथियार है, फूड ग्रेन्स है, क्लॉथ्स है, सब बहुत चाहिए था। दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसी दैट रिस्ट्रिक्टेड देयर प्रोडक्ट। जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटिशर्स ने अपनी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए यहाँ की इंडस्ट्री को रोक दिया, जिससे वो काफ़ी नाराज़ हुए। एंड दे वांटेड दी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। वो चाहते थे कि फॉरेन गुड जो इंडिया में आ रहा है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगे, उसकी प्राइस ऊंची रहे, ताकि लोग उसको ना खरीदे और अपनी प्रोडक्ट को खरीदे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अ रूपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट। वो चाहते थे कि रूपी और स्टर्लिंग जो वहाँ की करेंसी थी उसके बीच में एक तालमेल बैठे, ताकि इम्पोर्ट्स को डिस्करेज किया जाए। इसके चलते दे फॉर्म्ड दी फिक्की, यानी कि दे फॉर्म्ड इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। अपना एक ग्रुप बना लिया उन्होंने 1920 में, नाम था ICC, IICC, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। और उसके बाद फिक्की, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन 1927। इसके बहुत ही प्रखर सपोर्टर्स थे GD बिरला, घनश्याम दास बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। They attacked colonial economic policy and supported the movement by giving it financial assistance. They refused to buy or sell foreign goods. अब इन दो व्यक्तियों ने क्या किया, जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का विरोध किया, मूवमेंट को सपोर्ट किया। कैसे? उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया और फॉरेन गुड्स तो खरीदने से भी मना कर दिया और बेचने से भी मना कर दिया था। बट द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन कर्ब्ड देयर एंथुसियाज्म। उनका जो जोश था वो ठंडा पड़ गया, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसी भी डिमांड को माना नहीं गया। दे वरीड अबाउट सोशलिज्म अमंग द यूथ एज इट वुड प्रोलॉन्ग डिसरप्शन ऑफ बिजनेस। अब उस समय कम्युनिज्म या सोशलिज्म लगातार फैल रहा था, उनको ये डर था कि अगर ये बात यूथ के दिल में बैठ गई तो बिजनेस आगे भी ठप होते जाएंगे। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। Now, industrial working class did not participate in the civil disobedience movement, except people in Nagpur. They adopted Gandhian ideas. उन्होंने गांधी के आइडियाज़ को अडोप्ट किया, जैसे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस। उन्होंने गांधी के आइडियाज़ को अडोप्ट किया, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना, अपने मूवमेंट के अंदर उनको एक सही समझा। उनका बेसिक एम था, ये मूवमेंट उन्होंने किया था अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। वो ये चाहते थे सुधरे। नाउ देयर वर बेसिकली 2 स्ट्राइक्स बाय दिस पीपल। रेलवे वर्कर की स्ट्राइक 1930 में और डॉक वर्कर्स यानी जो पोर्ट्स पे काम कर उनकी स्ट्राइक 1932 में। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर इन नागपुर टुक पार्ट इन लेटर्स एंड बॉयकॉट कैंपेन्स, बट द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर डिमांड इन द स्ट्रगल एज इट एलिनेट द इंडस्ट्रियलिस्ट। अब कांग्रेस धर्म संकट में थी, क्योंकि उन्होंने वर्कर्स को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अगर वो करते तो इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज़ हो जाते और उनका सपोर्ट बंद हो जाता। इसके चलते भी वर्कर्स उनसे काफ़ी नाराज़ चल रहे थे कांग्रेस से। विमेन एंड द सिविल डिसोबीडियंस। अब महिलाओं का क्या रोल था इसमें? लगभग कुछ नहीं था। 1930 was the year when women entered the struggle for independence on a massive scale.
1930 ही वो साल था जिसके बाद विमेन ने एक्टिवली इसमें हिस्सा लिया. ड्यूरिंग दांडी मार्च thousands of women came out to listen to him, whom Gandhi. Eager participation in protest, marches, picketed foreign clothes and liquor shops. इन सब में महिलाओं ने साथ दिया था. अब अर्बन एरियाज में जो विमेन थी दे ऑल केम फ्रॉम द हाई कास्ट फैमिलीज, और रूरल एरियाज में दे केम फ्रॉम रिच पेजेंट फैमिलीज. बिफोर 1930 women who had never stepped out became a familiar sight in the civil disobedience movement. 1930 के पहले कभी भी महिलाओं ने इस तरह से मास एजिटेशन में हिस्सा नहीं लिया था, ये पहली बार था. लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस डिड नॉट एनकरेज देम और गिव देम एनी इंपॉर्टेंट पोस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. कांग्रेस ने इनको बढ़ावा नहीं दिया और ना ही कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट दी जिसके लगे कि ना भाई दे वर सपोर्टिंग द वीमेन. तो कांग्रेस वाज समवट बायस्ड. गांधी क्या सोचते थे मूवमेंट के बारे में? ही वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज ड्यूटी ऑफ अ वुमेन टू लुक आफ्टर होम, बी अ गुड मदर एंड वाइफ. गांधी का ये मानना था कि महिला की पहली ड्यूटी है उसके घर के प्रति, ये टू लुक आफ्टर हर होम, बी अ गुड मदर एंड वाइफ. लेट अस लुक एट द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. क्या क्या लिमिटेशन थी? पहला, द 1930 कैंपेन सॉ वन सोशल ग्रुप हु डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट. 1930 का जो कैंपेन था उसमें एक सोशल ग्रुप था, सामाजिक ग्रुप था जिसने हिस्सा नहीं लिया, और वो थे दे वर दी अनटचेबल्स एंड नाउ कॉल्ड दलित्स और दी ऑप्रेस्ड. अनटचेबल्स थे जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया, और इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स. दे वर नोन एज अनटचेबल्स और दलित्स. तो महात्मा गांधी ने इनको साथ लिया. दे ही कॉल्ड देम हरिजन्स, हरि के जन यानी सन्स ऑफ हरि या विष्णु, and declared that India would not achieve Swaraj for hundreds of years if untouchability was not completely eliminated. गांधी ने क्या कहा कि हम स्वराज तब तक हासिल नहीं कर सकते आने वाले 100 सालों तक भी जब तक हम अनटचेबिलिटी को अपने समाज से बाहर नहीं कर देते. अनटचेबिलिटी को बाहर करना था, अनटचेबल्स को नहीं. He organized सत्याग्रह to secure them entry to temple, access to public well, tank, roads and schools. उन्होंने सत्याग्रह किए इनको सिक्योर देने के लिए ताकि वो टेम्पल्स में आ सकते थे, पब्लिक वेल्स को एक्सेस कर सकते थे, टैंक्स है, रोड्स और स्कूल्स में भी जा सकते थे. एंड दलित्स वांटेड पॉलिटिकल सोल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम्स. तब दलितों में भी अब ये गुस्सा जग गया था कि भाई हमारे बारे में है कि हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, तो उन्होंने भी अपना एक स्टैंड रख दिया. दे डिमांडेड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, separate electorate to choose their own candidate to the legislative council. They wanted to solve the social problem. उन्होंने दो डिमांड रखी. पहला, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. किस में? एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी, और चुनाव में सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि इलेक्शन अलग से करवाया जाए. सबके साथ में नहीं. दलित चाहते थे उनके इलेक्शन अलग से करवाया जाए, उनके अपने नेता हो, क्योंकि वो अपनी सामाजिक समस्या को दूर करना चाहते थे. अब इनके नेता थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. He was the leader of Dalits. He formed an association in 1930 called the Depressed Class Association. अब याद रहे, गांधी एंड अम्बेडकर वर दी टू अपोजिट पीपल. उनका कभी आपस में बनती नहीं थी. तो ही क्लैश्ड विद गांधी एट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. याद रहे, सेकंड राउंड में B.R. अम्बेडकर भी लंदन में थे, तो उन्होंने गांधी से क्लैश कर लिया सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स विच वॉज लेटर एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश काउंसिल. अब ब्रिटिश तो चाहते थे डिवीजन हो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, तो महात्मा गांधी इसका विरोध किया कि भाई नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स. लेकिन ब्रिटिशर्स को ये मौका दिखा कि टू फर्दर डिवाइड द कंट्री, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया. इसके विरोध में गांधी जी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ. गांधी जी ने आमरण आंदोलन कर लिया, सत्याग्रह कर लिया. ही बिलीव्ड दैट दलित्स वुड नेवर बी इंटीग्रेटेड इनटू सोसाइटी इफ दे गॉट सेपरेट इलेक्टोरेट. गांधी का ये मानना था कि दलित्स कभी भी एक सोसाइटी में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे अगर उनको हम सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं. तो अगर हमने ऐसा कर दिया तो दलित्स हमेशा से ही अलग रहेंगे, वो कभी भी जनरल या उस ग्रुप में नहीं आएंगे. और फिर फाइनली डॉक्टर अम्बेडकर को झुकना पड़ा, एंड डॉक्टर अम्बेडकर फाइनली साइंड अ पैक्ट विथ हिम ऑन सितंबर 1932 कॉल्ड द पूना पैक्ट और एक्ट. तो अम्बेडकर ने फाइनली गांधी से एक अग्रीमेंट साइन किया सितंबर 1932 में, नोन एज दी पूना पैक्ट. अब क्या था वो?
It gave reserved seats in the provincial and central legislative council to the repressed classes, and they were to be voted in by general electorate. गांधी ने क्या कहा कि हम आपको सेपरेट वोटिंग नहीं दे रहे, लेकिन हाँ आपको हम सीट्स में रिजर्वेशन दे रहे हैं कि इतनी सीट्स में आपका ही कैंडिडेट जीत के आएगा, ठीक है, और इसको हम सब वोट करेंगे, कॉमन लोग सभी वोट करेंगे, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, SCs हो, ST हो, कोई भी हो, सब उसको वोट करेंगे, ठीक है. दिस वॉज द पूना. अम्बेडकर अग्रीड टू इट एंड इट वॉज साइंड. अब इसके अलावा एक और समस्या थी कि दी मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर ऑल्सो केप्ट अवे फ्रॉम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे मुस्लिम लीग और ये सब थी, दे वर ऑल्सो केप्ट अवे. सिर्फ खिलाफत में वो साथ में आए थे. रीजंस: Muslims fell alienated from Congress after the decline of non-cooperation. That is the खिलाफत मूवमेंट. मुस्लिम्स साथ में कब लाए थे? खिलाफत के दौरान ही साथ में आए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें अलग थलग कर दिया गया था कांग्रेस की तरफ से. उनको भी कांग्रेस साथ में लिया नहीं क्योंकि उनको भरोसा नहीं था उन पर. एंड फ्रॉम मिड 1920 द कांग्रेस सीम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद द हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स लाइक द हिंदू महासभा. फिर 1920 का जो मिड पीरियड था उसमें क्या देखा गया? कांग्रेस को ये लगता था, कांग्रेस को इस तरह देखा गया कि वो हिंदू धर्म से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, हिंदू महासभा जैसे ग्रुप्स थे, दे वर एसोसिएटेड विथ कांग्रेस. यानी मुस्लिम्स को लगा कि कांग्रेस जो है इट वॉज फेवरिंग ओनली द हिंदूज, एंड देयरफॉर उसके बाद से अब देश में दंगे होने शुरू हो रहे हैं. देयर वर हिंदू मुस्लिम क्लैशेस एंड राइट्स इन मैनी सिटीज़ which further worsen the relation between the two communities. अब दंगे हो गए आपस में. ब्रिटिश तो चाहते ही थे डिवीजन एंड रूल हो, तो ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया एक तरीके से, उनको और फैसिलिटी देना शुरू कर दिया. इसके चलते समस्या क्या हुई कि क्लैशेस हो गए, राइट्स होने लगे, दंगे हो गए, और इन दो कम्युनिटी के बीच में जो रिलेशन थे वो और ख़राब होते गए. Attempts were made in 1927 by the Congress and Muslim League to form an alliance. फिर एक कोशिश की गई कांग्रेस का और मुस्लिम लीग की तरफ से साल 1927 में कि एक अलायंस बनाया जाए, गठबंधन बनाया जाए. इट सीम्ड पॉसिबल एज मोहम्मद अली जिना, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द लीग, टू गिव अप द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. ये पॉसिबल तभी था. मोहम्मद अली जिना ने शर्त रख दी कि अगर आप ये शर्त मानते हैं तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांगेंगे, सिमिलर टू दलित्स. तो उन्होंने क्या शर्त रखी? मुस्लिम्स वर अश्योर्ड रिजर्व सीट्स इन सेंट्रल असेंबली. जिना की पहली शर्त थी कि मुस्लिम्स को भी दलित्स के जैसे रिजर्व सीट्स मिले सेंट्रल असेंबली में. दूसरा, रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस, बंगाल एंड पंजाब. वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे, तो वो चाहते थे कि वहाँ पर मैक्सिमम जो मेंबर्स चुन के आए वो हमारे हों. ये दो शर्तें जिना ने रखी थी कि अगर आप ऐसा मान लेते हमारी बातों को तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहेंगे. But the negotiations failed in 1928 when M.R. Jayakar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. हिंदू महासभा ने इसका विरोध कर दिया. 1928 में ये negotiations फेल हो गए. And hence, civil disobedience movement started in an atmosphere of distrust and suspicion between the two communities. ये civil disobedience movement जब शुरू हुआ था तो वातावरण कैसा था? डिस्ट्रस्ट का था, सस्पिशन का था. यानी ये दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते थे और एक दूसरे को हमेशा शक की नज़र से देखते थे. मुस्लिम्स फियर्ड दैट दे वुड लूज देयर कल्चर एंड आइडेंटिटी एंड दे वुड सबमर्ज अंडर द मेजोरिटी डोमिनेंस ऑफ हिंदूज. मुस्लिम्स को डर था कि अगर वो इनके साथ जुड़ गए, साथ में आए, या अगर यही चलता रहा तो शायद उनका जो कल्चर है, उनकी जो पहचान है वो खो जाएगी, और मेजॉरिटी डोमिनेंस हिंदूज का था तो वो उनके नीचे दबके रह जाएंगे. ये उनकी डर थी. लास्ट पार्ट, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. अब ये महसूस किया जाने लगा कि हाउ डू वी ब्रिंग एवरीबडी क्लोज. कैसा महसूस कराए कि भाई एवरीवन इज वन. तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत थी. Now, how does a sense of belonging develop in the minds of people who belong to different community, region and speak different languages? ऐसा सेंस ऑफ बिलोंगिंग कैसा डेवलप किया जाए लोगों के माइंड के अंदर, क्योंकि हर कोई अलग कम्युनिटी से था, अलग इलाकों से था, हर कोई अलग अलग भाषाएं बोलता था. तो हाउ डू वी यूनाइट देम?
इसका आंसर कहाँ पे था? द आंसर लाइज इन द फैक्ट दैन व्हेन पीपल बिलीव दैट दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ द सेम नेशन एंड व्हेन दे डिस्कवर कॉमन बॉन्ड्स दैट यूनाइट देम देन नेशनलिज्म ग्रिप्स द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल। इसका आंसर कहाँ पर था? उस फैक्ट में था कि जब लोग ये मानने को मजबूर हो जाए कि वो एक ही देश के हिस्से हैं, सभी का कॉमन बॉन्ड है जो उन्हें यूनाइट करता है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या था? कि हर कोई अंग्रेज़ों से लड़ रहा था। दिस वॉज द कॉमन फैक्टर जिसको यूनाइट करना था। और जब लोगों के दिमाग के अंदर, दिल के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगेगी, तभी ये कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस हासिल की जा सकती थी। नाउ व्हाट आर दिस बिलीव्स एंड कॉमन बॉन्ड्स? क्या थे वो? कलेक्टिव बिलोंगिंग कम्स थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ कॉमन स्ट्रगल। जाहिर सी बात है, हम अपने आप को एक महसूस कब करेंगे? जब हम कॉमन स्ट्रगल में हिस्सा लेंगे, सब साथ में हिस्सा लेंगे। दूसरा, अ कॉमन हिस्ट्री एंड फिक्शन, यानी सभी का एक कॉमन इतिहास रहा है, चाहे हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, दलित्स हो, कोई भी हो, सभी का कॉमन हिस्ट्री रही है और स्टोरीज भी ऐसी है, फिक्शन। फिर है फोकलोर एंड सॉन्ग्स। फोकलोर यानी आपके फोक टेल्स जैसे हम कहते हैं, और सॉन्ग्स वो भी यूनाइट करते हैं लोगों को। पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बॉल्स आर देयर फैक्टर गिविंग राइज टू नेशनलिज्म। जैसा हमने देखा था नेशनलिज्म इन यूरोप में कि प्रिंट मीडिया और सिम्बॉल्स को उन्होंने खास फोकस, जैसे जर्मेनिया था, है ना, इन सिम्बॉल्स के ज़रिए लोगों को यूनाइट किया गया। तो वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लाया गया था। सिम्बॉल्स, सर्टेन फिगर्स एंड इमेजेस बिकम द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन। कुछ फिगर्स ऐसे थी और इमेजेस ऐसी थी जिसके ज़रिए हम देश को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो यूएसए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसको डिपिक्ट करता है? यूएसए को। फिर जर्मेनिया सिंबल था, वो किसको डिफाइन करता था? जर्मनी को। तो वैसा इंडिया में भी था। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ इंडिया? इट वाज दी भारत माता इन दी 20th सेंचुरी। याद रहे, इंडिया के मैप के अंदर भारत माता को डिपिक्ट किया गया था। नाउ व्हेन नेशनलिज्म वाज एट इट्स हाइट, जब राष्ट्रवाद की भावना अपने चरम पर थी, इट वॉज दिस इमेज विच अराउज पीपल। ये वो इमेज थी जिसने लोगों को इकट्ठा किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएटेड द इमेज इन हिज सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम सॉन्ग को जब बंकिम चंद्र ने लिखा, उन्होंने भारत माता की इमेज को डिपिक्ट किया उसमें। इट वॉज अ हिम इन प्रेस ऑफ मदर इंडिया। भजन था वो माँ भारती की प्रेज में, उनके गुणगान करते हुए। इट वॉज रिटन इन 1870 इन अ नोवेल आनंद मठ। बाद में वो पिक्चर भी बनी। सॉन्ग वॉज संग बाय द पीपल ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। इस गाने को हर किसी ने गाया जितने भी लोग स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े थे। अबिंद्रनाथ टैगोर, द ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ही पेंटेड भारत माता एज अ काम, कॉम्पोस्ट, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल फिगर। भारत माता को पेंट किसने किया, फिगर किसने बनाया था? अबिंद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने फिगर ऐसा बताया कि भारत माता एक शांत, मिले जुले, डिवाइन, भगवान और एक स्पिरिचुअल फिगर है। इट बिकेम अ सिंबल ऑफ अ नेशन फॉर होम पीपल वर रेडी टू सेक्रीफाइस। ये एक सिंबल बन गया देश का जिसके लिए लोग मर मिटने को तैयार थे, बलिदान देने को तैयार थे। फोक सॉन्ग्स एंड फोकलोर, दे ऑल्सो बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशन एंड रिवाइव्ड पीपल्स प्राइड इन देयर कल्चर। ये भी एक सिंबल बना जिससे लोग अपने कल्चर पे गर्व महसूस करें। नेशनलिस्ट लाइक रविंद्रनाथ टैगोर इन बंगाल, नतीशा शास्त्री इन मद्रास, दे कंप्लीटेड सॉन्ग्स, बैलेड मिथ्स यानी लेजेंड्स, ठीक है, एंड फोकलोर, एंड दे इट वाज पब्लिश्ड एज द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। आइकन्स एंड सिम्बल्स, अब सिम्बल्स भी चाहिए। नाउ आइकन्स एंड सिम्बल्स वर यूज्ड इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग देम। स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, द ट्राई कलर फ्लैग वॉज डिजाइंड। उस समय पहला झंडा बना था स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में हुआ था तब, रेड, ग्रीन एंड येलो कलर को लेके। इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। याद रहे, उस समय ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 8 स्टेट्स में बांट रखा था, यानी 8 प्रोविंस में बांट रखा था। एंड एवरी लोटस डिपिक्टेड 1 प्रोविंस एंड अ क्रेसेंट मून, चांद था और एक स्टार भी था। इट रिप्रेजेंटेड हिंदूज एंड मुस्लिम, यानी वो झंडा इतना मतलब वेल डिज़ाइन था। उसमें 3 रंग थे, 8 कमल के फूल थे और एक चांद था स्टार के साथ। इट वॉज रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ। इन 1921
Gandhiji designed the Swaraj flag tricolor with the red, green and white and had a spinning wheel in the center, यानी चरखा था बीच में, representing Gandhian ideals of self help, यानी खुद की मदद. और फिर दौर आया इतिहास को रीइंटरप्रेट करने का, यानी अपने इतिहास को दोबारा से समझने का, उसे दोबारा से लिखने का टाइम आया. Now Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. Indians को ये महसूस हुआ कि अगर लोगों के अंदर देश के प्रति गर्व महसूस करवाना है तो भारत का जो इतिहास है उसे एक नए ढंग से सोचना होगा. तो उन्होंने क्या किया? They wrote about the glorious development in ancient time when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, craft and trade had flourished. उन्होंने भारत का जो स्वर्णिम जो विकास हुआ था पुराने समय में, चाहे वो गुप्ता पीरियड हो, अशोका का टाइम हो, नीचे साउथ में विजयनगर का टाइम हो, तो जितनी महान डायनेस्टीज़ आई और जो एंशिएंट टाइम में जो डेवलपमेंट हुआ था, चाहे वो आर्ट आर्किटेक्चर में हो, साइंस मैथमेटिक्स में हो, रिलीजन और कल्चर में हो, लॉ एंड फिलोसॉफी में हो, क्राफ्ट और ट्रेड में हो, इन सभी को उन्होंने बड़े ढंग से दोबारा लिखना शुरू किया. द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस urged the leaders to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable condition of life under the British rule. और जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उन्होंने क्या किया? लोगों के अंदर वो गर्व वाली भावना को जगाया कि भाई हमने पुराने समय में ये सब अचीव किया है, हम एक डेवलप्ड कम्युनिटी हैं. इसका मकसद था और लोगों के अंदर उस भावना को जगाना कि वो अपने पास्ट को देखें, स्ट्रगल करें और अपनी जो बेकार सी ज़िंदगी वो जी रहे थे अंग्रेज़ राज में, उसको वो सुधारे, बदले, अंग्रेज़ों को बाहर फेंक के. What was the conclusion of the lesson? दो कंक्लूजन इसमें निकलते हैं कि भाई गांधी जी चैनलाइज द एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट इनटू अ कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. ये आपको मानना पड़ेगा कि गांधी जी वॉज द बाउंडिंग फैक्टर, जिन्होंने लोगों के गुस्से को, इंडिविजुअल गुस्सों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया बाय लॉन्चिंग टू डिफरेंट वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, चाहे वो नॉन कॉपरेशन हो या सिविल डिसोबीडियंस. हाँ, उनकी अपनी लिमिटेशन रही, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों के अंदर जो गुस्सा था उसको बाहर निकाला और कहीं ना कहीं आज़ादी की तरफ वो कदम बढ़ा चुके थे. ही फॉर्ज यूनिटी बिटवीन द पीपल, उन्होंने लोगों के बीच में यूनिटी एस्टैब्लिश करवाई. कंटिन्यूसली ट्राई टू रिजॉल्व डिफरेंस एंड ग्रीवेंसेस एंड ट्राइड नॉट टू एलिनेट एंड ग्रुप. उन्होंने लगातार ये कोशिश की कि वो हर सोशल ग्रुप की समस्या को सुने, उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश करे, उनको वो मौके दे. और ये कोशिश उन्होंने हमेशा रखी कि कोई बाहर ना छूट जाए आंदोलन से, चाहे वो फिर दलित्स थे, चाहे वो मुस्लिम्स थे, कहीं ना कहीं पॉइंट पे उन्होंने उनको साथ लेने की कोशिश की थी. कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसयूनिटी वॉज अ रिजल्ट ऑफ दिस वेरी एफर्ट एट टाइम्स. और बहुत बार ये देखा गया कि गांधी के जितने भी एफर्ट्स उसके बावजूद भी डिसयूनिटी देखी गई, कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए. बट गांधी जी सॉ द इमर्जेंस ऑफ अ नेशन वांटिंग टू लिबरेट इटसेल्फ फ्रॉम कॉलोनियल रूल इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स डिफरेंसेस. लेकिन गांधी ने एक सपना देखा कि वो भारत को लिबरेट, आज़ाद करना चाहते थे ब्रिटिश रूल से, भले ही लोगों के अंदर आपस में कितने भी डिफरेंस हो. सभी का कॉमन गोल था अंग्रेज़ों से आज़ादी. दिस इज़ द इंडियन पॉलिटिकल मैप विथ ऑल इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स. याद रहे, लाहौर सेशन 1929, अमृतसर यानी अपना जलियांवाला बाग, खेड़ा, बारडोली एंड अहमदाबाद सत्याग्रह, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922, चंपारण 1916, Dandi March, then Nagpur session 1920, Madras session 1927, Calcutta session September 1920. These are all the important events which has to be done. The lesson stands complete.